लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम पुत्र गल देखो, अगर तुसी इस गल नू एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है ना, रॉकेट नहीं, रॉकेट का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ते रॉकेट वैक्यूम दे विच भी मूव कर सकता, चल सकता, एक्ट कर सकता, पर जिहड़ा एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है इहदी फ्लाइट गैस च ही हो सकती, हवा च ही हो सकती। और हेलीकॉप्टर किस तरह उड़ रहा या एरोप्लेन कितना उड़ रहा, उसका एक पोर्शन, बहुत छोटा जिहा पोर्शन मेजर है, बट वो बर्नौलीज थ्योरम के बिहाफ से असी एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, बाकी भी बड़े फैक्टर्स है बट उन्होंने चो एक है मेजर। दूसरा भाई अगर असी फुटबॉल, क्रिकेट, दैन लॉन टेनिस इहदी गल करिए है ना, तो फुटबॉल की स्पिन होंदी है, मतलब वो किक मारते हैं बट देखने वाले को लगता भी वो इत्थे आके गिरेगी, बट वो तो अलग जगह ते गिरती है। क्रिकेट दे विच भी आपां कहने आ कि स्पिन बॉलिंग हो रही है ना। ते तीसरा टेबल टेनिस भी है, लॉन टेनिस भी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बॉल का स्पिन होना। स्पिन होने नाल की हुंदा पुत्र कि वैसे जे आपां किसी चीज़ नूं हॉरिजॉन्टली या एंगल ते थ्रो करिए तो थानू याद है उसका पाथ की हुंदा, पैराबोलिक, और वो पाथ पैराबोलिक कित्थे आके गिरेगी वो असी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। याद है पैराबोलिक दी इक्वेशंस पढ़ियां हुई हैं। पर अगर बॉल स्पिन करती हुई मतलब जिहड़ा स्पिनर है वो बॉल नूं की करदा वा, जिद्दां आपां नॉर्मली किसी चीज़ नूं सीधा इदा सिटते हैं है ना, बट जिहड़ा स्पिनर है वो की करेगा कि वो जो बॉल सुटेगा तो वो बॉल अगे तो जाएगी बट नाल इदा हवा च घूमती हुई भी जाएगी। तो उहदे नाल जिहड़ा पाथ है बॉल का वो पैराबोलिक नहीं आएगा, एग्जैक्टली पैराबोलिक नहीं आएगा। मतलब जो प्रेडिक्शन असी ग्रैविटी के बेस पे कर सकते हैं उत्ते एडिशनल फोर्स आ जाती है। तो मीनस ये जी डेविएशन हो रही है, हेलीकॉप्टर की फ्लाइट है, एरोप्लेन की है, इन्हां गल्लां नूं असी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिहाफ से बर्नौलीज थ्योरम दे भी, ठीक है, समझा सकते हैं। और ईवन आ जिहड़ा पंखा चल रहा है ना, इहदे विच भी ये कंसैप्ट यूज किया जा सकता, आप समझ सकते हैं उस गल। एग्जॉस्ट फैन है ना, या सिंपल सीलिंग फैन है या पेडेस्ट्रियल फैन है, तो वो सारा कुछ इन्हों करन तो बाद आइडिया आ जाएगा, समझ आ जाएगी सानू। हुण बाकी मार्क्स लैन लई तां समझनी जरूरी है ही है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बड़ा आर्टिकल इहदी डेरिवेशन के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो हुण इहनूं एक्सप्लेन करन दे लई इहदे नाल जुड़ियां टर्म्स नूं समझण लई पहलां आपां उहनां नूं इंडिविजुअली नोट कर लईए। तो देखो बर्नौलीज थ्योरम दे नाल जुड़ियां बेसिक टर्म्स नूं समझण दे लई तो आपां एक एडिशनल चार्ट बना लो, ब्लॉक बना लो, बॉक्स बना लो। जिस तरह की इतने टर्म आएगी, देखो
अगर तुहानू कोई कहे काइनेटिक एनर्जी लिखो तो तुसी इको दम एक्सप्रेशन की लिख देनी हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर तुहाडे सामने हाफ एम वी स्क्वायर लिखे आ जाए तुसी की कहना है की है काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है ना। हुण बेटा अगर मैं दोनों साइड्स नू मास नाल डिवाइड करना, इधर भी मास ना डिवाइड इधर भी m मास ना डिवाइड, m खत्म हो गया। इसका मतलब जे तुहाडे सामने v स्क्वायर बाय 2 लिखे आ जाए ओदा की मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है। तो जे हाफ एम वी स्क्वायर आए तो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा तीसरी गल इनू पहचानो याद रखो। अच्छा जे मैं कहा कि दोनों साइड्स नू ना वॉल्यूम नाल डिवाइड करना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हुण मास नू वॉल्यूम नाल लिखूंगे तो डेंसिटी बन जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब जे ਤੁਹਾਡੇ सामने हाफ रो v स्क्वायर आ जाएगा कि मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। सो इन माइंड दे विच एक्सप्रेशन और ਉਹਦਾ मतलब दोनों बिठा लेने। अच्छा इधर आओ हम देखो आ कौन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम +1 च आपां काफी कुछ पढ़ लिया जिहदे पता लग चुका कि पोटेंशियल एनर्जी दियां भी डिफरेंट टाइप्स होंदियां। तो जिहड़ी असीं 9th च पढ़ी सी MGH वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनू मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट च लिख देना वा। अच्छा जे मैं फिर वही गल कहां दोनों साइड्स नू मास ना डिवाइड करो तो लेफ्ट साइड की बन गई जे मैं कहां इसनू दोनों साइड्स नू वॉल्यूम नाल डिवाइड करो रो जी एच। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਨੂੰ याद रखना। तो ये नोट कर लो फटाफट। एक और नवी करना लगी तो ठीक है। हम दोबारा देखो एक्चुअली अगर तुसी थोड़ा जिहा भी ध्यान नाल समझण दी सोचण दी कोशिश करो ये पूरा यूनिवर्स जिहड़ा जो कुछ भी हो रहा जो कुछ भी है वो बेसिकली एनर्जी नाल जुड़ी गल है। तो पहला जिन्होंने आइंस्टाइन दे बारे नहीं पता या आइंस्टाइन तो पहले वाला टाइम जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਚ मास ते एनर्जी तो अलग क्वांटिटीज मनिया जांदियां सन। पर आइंस्टाइन ने भी प्रूव करता कि मास भी एनर्जी दी ही एक फॉर्म है क्योंकि मास तो एनर्जी बन सकती है mc²। तो सब कुछ एनर्जी करके ही हो रहा सब कुछ मतलब जो फिनोमिना प्रोसेस है अल्टीमेटली ਉਹਦਾ किते ना किते जुड़ना किथे जाके होना एनर्जी नाल। ना देख लो दोनों टर्म्स लिखियां काइनेटिक एनर्जी की है एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की है एनर्जी है। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ फोर्स इन्वॉल्व है ग्रेविटेशनल। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ वो एनर्जी है ग्रेविटेशनल है ना। तो जिस काम ने मोशन पैदा करता वर्क ने वो काइनेटिक एनर्जी हो। अच्छा इसी तरह नाल एक आप नवी टर्म इंट्रोड्यूस करन लगे कुछ देखियो मान लो
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ਆ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ठीक है। और असी की किता आ लिक्विड फिल करता, ठीक। और तुहानू समझाया गया हाइड्रोस्टैटिक्स च कि कोई भी जिहड़ा लिक्विड है वो कंटेनर दे बेस ते की करदा, एग्जर्ट करदा, और साइड वॉल्स ते भी प्रेशर ही करदा है ना, पता कि नहीं। और वो प्रेशर कितना होएगा, एच रो जी, डेप्थ पे डिपेंड करू। अच्छा आप एक जस्ट बेसिक आइडिया ले लेते हैं। मान लो पुत्र कि हुण देखो आ जिहड़ा पिस्टन है तो ਇਹਦੀ डेप्थ ऊपरली साइड इतनी है और नीचे तक इतनी हो गई। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हो गया कि इस पिस्टन के अलग अलग पॉइंट्स ते प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है ना। पर ਆਪਾਂ अपने काम ਨੂੰ आसान ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ कि ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ कि ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ पिस्टन है ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ तो मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ है गल कुछ भी नहीं है आ पिस्टन ਨੂੰ छोटा करता, ठीक है। हाले भी काफी फर्क है मोटाई च नजर आ रहा, बट इनू आपां की मन जे मैं इनू होर छोटा करा के समझावां तो फिर क्लैरिटी नहीं रहनी डायग्राम च वो है। तो आपां की माइंड नू ये समझा लेना कि ये जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो इहदे मुकाबले बहुत छोटी है। अच्छा तो आपां कह सकते हैं कि मैं एवरेज इदा कह सकदा कि आ जिहड़ा पिस्टन है ये कितनी डेप्थ पे है, एच कह सकते हैं, क्योंकि असी अपने आप में दस चुके हैं कि आ चौड़ाई की है बहुत छोटी है, ता करके मैं इदा कह पा रहा। अच्छा हुण इस पॉइंट ते आ वाला पॉइंट है ना, प्रेशर है P। हुण क्योंकि चौड़ाई बड़ी घट है इस करके आप मान सकते हैं कि आ जिन्ने भी मैं लाल रंग के डॉट्स लगा रहे हैं इत्थे प्रेशर की है ऑलमोस्ट सेम ही, कितना P। और ये प्रेशर इस पिस्टन पे की करेगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो फोर्स F किहदे बराबर होता, प्रेशर इनटू एरिया, पिस्टन का एरिया, तो उन्नी फोर्स लगेगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੌਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ dx। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫੋਰਸ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट केदी ਲਈ ਦੀ ਹੈ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ਦੀ ਗੱਲ याद रखो। तो ਹੁਣ फोर्स क्योंकि पहला पिस्टन आ सी, ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ फोर्स ਦਾ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कितना डिस्प्लेस होया पुੱਤ dx, और फोर्स ਦੀ डायरेक्शन ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ डायरेक्शन ਤੇ डॉट प्रोडक्ट ਚ f S cos थीटा, थीटा 0 cos 1 है ना, 0 डिग्री 1 हो गया खत्म, एफ एस ही रह गए। तो आप इतने लिख सकते हैं वर्क डन कितना होया एफ डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट स्मॉल मान रहे हैं तो फिर वर्क डन भी स्मॉल ही होएगा। हुण इधर आ जाओ, हुण एफ प्रेशर इनटू, ठीक है। हुण इन जोड़ लो,
चाहे फोर्स की जगह पीए लिखा सी बट ए और dx एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू आ ਜਿਹੜਾ मैं शेडिंग की है ये सिलेंडर है कि नहीं ਇਹਦਾ वॉल्यूम कितना A इंटू dx है ना। तो ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ dv है ना शिफ्ट होया डिस्प्लेस होया तो प्रेशर इनटू dv की आ गया वर्क डन। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬਟ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ। तो उस वर्क डन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹੋਏ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ। तो ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਦਾ origin ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। तो ਆ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਆਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤਰ प्रेशर इनटू वॉल्यूम कह लो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को जो टर्म आएगी वो प्रेशर एनर्जी होएगी वर्क डन बाय प्रेशर हो जाएगा है ना। साडे लिए एक नवी टर्म है तो इत्थे लिखांगे ਆਪਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਣਾ ਬਟ प्रेशर एनर्जी कित्थों आई उन्होंने समझाने लिए एफर्ट्स किए गए। ठीक है हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब इत्थे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ मैं रफ ਕਰਨ लगा आ देखो प्रेशर एनर्जी अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम है ते जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि दोनों साइड्स ਨੂੰ मास ਨਾਲ डिवाइड करो आ तो बन गई साइड पर यूनिट क्या की बनू P बाय पता लग गया कितों है आप क्योंकि मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होंगी है तो वॉल्यूम ओवर मास 1 बाय डेंसिटी होंगी है ना ये समझ होनी चाहिए। अच्छा आज इनू भी हमेशा याद रखो ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ठीक है
तो ये ਜਦੋਂ 6 ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਸਮਝਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ तो बर्नौलीज़ थ्योरम ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਔਰ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। पर एक गल बड़ी क्लीयर है जी क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सप्रैशन है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कि स्ट्रीमलाइन फ्लो सिर्फ रियल लिक्विड्स ਦਾ हो सकता रियल फ्लूइड्स ਦਾ हो सकता मतलब ਉਹ फ्लूइड्स ਦਾ हो सकता ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ विस्कोसिटी है ना। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ आइडियल लिक्विड ਹੁਣ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨ ਵਿਸਕਸ। तो ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ +1 ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ when flow of an ideal liquid can no ideal कहता सी है ना। flow of an ideal liquid is streamline then sum of kinetic energy per unit mass sum of kinetic energy per unit mass comma gravitational potential energy per unit mass and की बचा pressure energy per unit mass remains constant तो बर्नौलीज़ थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आइडियल लिक्विड का अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मैथमेटिकली इधर लिखांगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ते प्रेशर एनर्जी पर यूनिट कांस्टेंट है। और मैं समझाऊंगी मतलब पहला स्टेटमेंट ते अच्छा ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ v ਕੀ ਹੈ velocity h ਕੀ ਹੈ हाइट कह लेने हैं P की है रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हुन रो ते G का कांस्टेंट्स है गिवन सिचुएशन। हुन होएगा कि हुन मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने एक कोई पाइप है इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म कितों मोटी कितों पतली है। और इस पाइप के अंदर अगर मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा लिक्विड फ्लो करके जा रहा तो पुत्र इस पाइप के अंदर अगर तुसी जिन्ने भी पॉइंट्स चूज कर लोगे जिथे मर्जी करो मैं दो ही करना जिथे मर्जी करो
ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ HH ਕੀ ਹੈ, H ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ H ਕੀ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, B ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ h, हाइट ऑफ B पॉइंट एंड सो। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जितनी ਇਹਦਾ ਸਮ A ਲਈ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ B ਲਈ ਆਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ C ਲਈ ਆਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, तो लिख लो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय रो, ठीक है। अच्छा इधर आइए, हम जितना ही तुसी दोनों साइड्स ਨੂੰ रो ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹਾਫ रो v स्क्वायर रो जी एच पी, लेफ्ट साइड ए होगी पुत्र, राइट ते भी तो रो आऊगी, पर रो दा तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, एक नवा कांस्टेंट, मतलब आ वाला कांस्टेंट ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, बट है कांस्टेंट। पर ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, दूजी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीजी पर यूनिट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਟ ਸਟੇਟਸ दैट for streamline flow of an ideal liquid, streamline flow of an ideal liquid, the sum of the sum kinetic energy per unit volume, comma gravitational potential energy per unit volume, and pressure energy per unit volume is constant। लिख लिया, चलो ਹੁਣ अगले आओ, इधर आओ। और क्योंकि आ पहला स्टेप है, दूसरा आ गया, जरूरी नहीं एक तो भी आ सकता सी, तो ये ना समझियो योग तो ये आना, जे आ पहला लिखी हुंदी फिर की कहना सी ਆਪਾਂ रो ना डिवाइड कर देनी है दोनों साइड, है ना। अच्छा चलो इनू कर लो नंबर 1, इनू कर दो नंबर 2। और मैं कह रहा डॉक्टर dividing both sides of equation 1 by g, dividing both sides of equation 1 by g, g भी तो कांस्टेंट ही है, किसी जगह पे फिक्स है, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਫਿਰ, ਆਹ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, आ टर्म की सी
ਤੇ ਆਹ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਐਚ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਟ, ਉਚਾਈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੈਡ, ਹੈਡ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਡ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਵਾ। तो एच की है हाइट, घबराना नहीं पुत्र, दुनिया की एक अनोखी चीज है जी, दिमाग एक बर्तन नाल बढ़ती है, क्योंकि आपां नूं इंप्रैशन है ना बाकी चीज़ां घटदियां वा भी बड़े हो के घट ना जाए, इतना कुछ नहीं होना, ये ਵਧਣਾ ही ਵਧਣਾ मतलब साइज नहीं ग्रो कर जाना तो है ना, ਇਹਦਾ प्रोसैसिंग तेज हो जानी है। एच की है हाइट, हम की दसिया हेड कहना है, तो जे ये हेड है तो पहले टॉपिक च ही पढ़ाया जाता ओनली लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड, जे आ हेड है तो आ भी हेड ही हो, आ भी हेड ही हो, ता ही हेड 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 मिलके, तो ये हेड कित्थों आया, ग्रेविटेशन तो, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈਡ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਜਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੈਡ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ निकालो, केड़ा फार्मूला यूज करूंगे, v²/2 जी। जे कहे प्रेशर हेड निकालो, हाँ ये टर्म्स याद रखनी है, स्टेटमेंट दा लिखनी है, ਉਹਦੇ ਚ एक्सप्रेशंस ਦੇ ਨਾਮ याद रखने बर्नौलीज थ्योरम ਦੇ। हम देखो देखो हम ਇਹਦਾ मतलब बर्नौली थ्योरम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम, तीसरी स्टेटमेंट एग्जाम च ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो थर्ड स्टेटमेंट की बन गई, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो of an ideal liquid, the sum of velocity head comma gravitational head and pressure head is constant. केड़ी स्टेटमेंट लिखी, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का कंसर्न है फ्लो ऑफ लिक्विड नाल, और जदों लिक्विड फ्लो कर रहा, फ्लूइड भी हो सकता, आप पता लिक्विड वर्ड यूज, तो जदों लिक्विड फ्लो करेगा पुत्र, तब फ्लो करता लिक्विड रस्ते च किसी जगह पे उच्चा हो के फिर थल्ले आके फिर ऊपर हो सकता, मतलब पूरे रस्ते जो लिक्विड है ਉਹਦੀ हाइट रेफरेंस लेवल तो हमेशा सेम रहे जरूरी नहीं है, समझ गए। पर अगर असी देखिए कि साडा लिक्विड पूरे रस्ते इको ऊंचाई ते जा रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ਇਹਦਾ मतलब पूरे रस्ते लिए h की वैल्यू की रहेगी, सेम, मतलब h की बन जू कांस्टेंट। जे h कांस्टेंट बन गया तो फिर आ कांस्टेंट इधर आ गया, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो आही दो टर्म्स रह गई, है ना। पर ये कांस्टेंट केड़े फ्लो ली होना, हॉरिजॉन्टल फ्लो ली। तो हुन नोट करके लिखो
करके लिखना when flow of an ideal liquid is streamline and horizontal या horizontal streamline, then की होएगा वो तो then H will be constant. So जितनी मर्जी इक्वेशन पकड़ लो आही पकड़ो पहला. So equation 2 becomes, वो मैं दसदा क्यों 2 पकड़ी है, 1 क्यों नहीं या 3 क्यों नहीं, अपनी कन्वीनियंस ਲਈ स्टेप्स ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰ 2 ਨੂੰ ਪਕੜੋ. ਹੁਣ ਅਗਰ हॉरिजॉन्टल फ्लो ਲਈ h कांस्टेंट है पूरे रस्ते, हर पॉइंट का h सेम है, तो रो और g ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्रोडक्ट है. तो आ टर्म कांस्टेंट इधर चल जानी, की बचना देख लो. तो इक्वेशन 3 becomes की लिखा आपका, so equation 2 becomes half rho v square plus p is equal to constant, and this statement is called Bernoulli's principle. पहला हेडिंग की सी थ्योरम, एक ही है, फर्क की है दोनों च. थ्योरम जनरल है ते प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल फ्लो नाल जुड़िया हुआ. ठीक है. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल दी स्टेटमेंट आपा की लिख ली पुत्र, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस इज कांस्टेंट. पी की है प्रेशर है ना. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, 2. ਆ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, तो ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ v ਆ ਰਿਹਾ, v ਦਾ ਮਤਲਬ मोशन आ रहा है ना. सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ. ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डायनामिक प्रेशर. जो कि ये डायनामिक प्रेशर है वो डायमेंशनली प्रेशर दिया डायमेंशंस पोजेस कर रहा है, इस करके प्रेशर के बराबर है. बट इसका कंसर्न फ्लो नाल है क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता ना लिक्विड दी. तो लिक्विड दी फ्लो ना हो रहा होवे तो v 0 हो जाना. इसका मतलब ये डायनामिक प्रेशर एक एक्चुअल प्रेशर स्टैटिक प्रेशर के पैरेलल एक टर्म का ओरिजिन किया गया, स्टैटिक प्रेशर. ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, फोर्स ओवर एरिया. तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया. और प्रेशर करके जी फोर्स होंगी है वो हमेशा कितना एक्ट करती है, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट. हुण उन्होंने थोड़ा रिफाइन और डिफाइन करना, लिखो हेडिंग
ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਨੋਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू pressure, due to pressure, heading ਇਹ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ। तो पहली गल नोट करके कि लिखी आप पहला पॉइंट बनाओ, मैकेनिकल फोर्स is only due to static pressure, डायनेमिक प्रेशर करके नहीं हुई, स्टैटिक प्रेशर करके। दूसरा लिखो, it always acts mechanical force from higher static pressure to lower static pressure. It always acts from higher static pressure to lower static pressure. और अगर थानू कोई कहे कि बेटा ये जी दीवार है या दरवाजा वा, इस दरवाजे के बाहर बाहरली साइड स्टैटिक प्रेशर ज्यादा वा, अंदरली साइड स्टैटिक प्रेशर घट है, तो मैकेनिकल फोर्स लगेगी दरवाजे पे कि नहीं लगेगी? हुण ये दरवाजा एक सरफेस हो गया ना, एग्जांपल ले आ जाओ, तो लेक्चर देख लियो पुत्र। मैकेनिकल फोर्स ये अगर कानू कोई कहे कि आज सरफेस है, एग्जांपल है ना, ये सामने इधर स्टैटिक प्रेशर घट है, इधर ज्यादा वा, इधर ते फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? किधर नु? इधर इधर तो फोर्स लगन करके अगे नु जाएगा, है ना? होगी गल क्लियर? हुण आओ इनू आपां रियल सिचुएशन नाल जोड़ के देखना। हुण देखो पुत्र, अगर आया सरफेस है, ठीक है, इहदे अगे फ्लूइड है, मैं फ्लूइड पे आ गया, लिक्विड नूं छड्ड के फ्लूइड, गैस है, पिछे है, हैगी है। अच्छा, हुण अगर पुत्र मैं ये इंतजाम करा, इदां दी सिचुएशन बनावा कि इहदे सामने अग्यों जिहड़ी हवा आ उहदी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और इहदे पिछे वेलोसिटी भी रहे हवा दी घट, मतलब हवा इदां लंघे कि एक ते वेलोसिटी ज्यादा होवे, इधर घट होए, तां दसो इस साइड वाल और इस साइड वाल, किस साइड वाल डायनामिक प्रेशर ज्यादा होए? डायनामिक प्रेशर
ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? तो v ਕੀ ਹੈ? तो ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ डायनेमिक ज्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या इधर हवा तेज जा रही है, यही होया। अच्छा, पर दोनों प्रेशर्स का सम की है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀ ਹੋ? ਘੱਟ ਹੋ, ਔਰ ਇਧਰ ਸਟੈਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਕੋਈ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਸਟੈਟਿਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਟਕ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਟਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ? ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਐ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਹੁਣ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ, ਹਵਾ ਵਿਸਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲੂਇਡ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇਗੀ ਫਾਸਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਪਿੱਛੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂ? ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ। तो फोर्स लगू, तो जे वो बैलेंस नहीं कर पाया तो अगे नूं गिरेगा। और कई बार इदा हुंदा वा कि गिरन तो बाद कहता पता ही नहीं लगा कौन धक्का मार गया या की हो गया ना, जबकि वो फिजिक्स के नियम आ। कई बार आप कह देंगे ना आप, वो जी मकैनिकल फोर्स लगी प्रैशर डिफरेंस करके, वो करके वो इंबैलेंस होया। जे वो नहीं संभाल पाया तो रिजल्ट खतरनाक भी हो सकता। आप भी इदा करते कई बार सड़क पर भी उधरों मान लो कार तेजी नाल आ रही है तो अभी आइडिया लगा लेने कार इन्नी दूर है, असी हौली हौली एक एक कदम अगे जाने भी इत्थों लंघ जूगी। कई बार करते हैं ना, बट वो कार की वेलोसिटी नाल की होना वा, तुहाडे अगे हवा की वेलोसिटी पिछे घट होनी है। इसदा मतलब प्रैशर डिफरेंस करके तुसी अगे नूं गिर सकते हैं जे बैलेंस नहीं कर पाते हैं ना। मतलब ये जिस तरह मान लो दो बोट्स ही है, जो तो दो बोट्स इको डायरेक्शन च जा रही हैं, मान लो आप बोटिंग करन गए हैं, जिथे आप बोटिंग करते उत्थे तो बोट्स स्लो ही चलदियां पैडल वालियां, है ना। जे मान लो वो हैगियां वा इलैक्ट्रिक बोट्स है, उन्होंने तेज करता, दोनों बोट्स अगर नेड़े आएंगे वो तो इको डायरेक्शन च जा रही हैं, तो दोनों बोट्स के विच जिहड़ा पानी है ना उसकी वेलोसिटी की हो जू ज़्यादा, साइड वाले की घट होनी है। तो वो नाल की होना, दोनों ने प्रैशर डिफरेंस करके कोलाइड कर सकती हैं। सो ये केस है। पर जो असीं इहनूं पॉजिटिव वे च समझते हैं, हुण आ जाओ एरोप्लेन वाल दी आपां गल कीती,
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਪੰਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟਰਬਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਵਾ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਪੰਖ ਹੈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਪਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ स्टैटिक घट होएगा, नीचे मैकेनिकल फोर्स ऊपर ਨੂੰ लगेगी। और अगर ये मैकेनिकल फोर्स वेट नालों ज्यादा हो गई तो सिस्टम ऊपर ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। सो कहने का मतलब ये ਜਿਹੜਾ concept है बर्नौलीज प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है और ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड ਦੇ दौरान ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ मतलब ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਸਟੈਟਿਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। और मैकेनिकल फोर्स कितना कैलकुलेट करनी है? जितना स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस हो करांगे इनटू एरिया कर लेना, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ है। तो ये अपन संडे को कंटिन्यू करांगे ना।